हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ एसए 300। एसए 300 किससे डील करता है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। तो अगर हम ऑडिट करना सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा प्लान क्या होगा। अगर हम स्टडी करने भी बैठते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है और ऐसे ऐसे हम लोग टाइमिंग स्लॉट्स बनाते हैं, या हम लोग देखते हैं कि इतना इतना एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान्स बनाते हैं, राइट। सो एसए 300 भी क्या होता है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। सो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे पहले प्लान करना। और अगर रिकरिंग ऑडिट्स है, मान लो कि पिछले साल भी आपने किया था और इस साल भी आप कर रहे हो, तो क्या इस साल आप दोबारा से स्टार्टिंग से करोगे? नो। आप बस देखोगे कि पिछले साल के ये वर्क पेपर्स थे या जो भी डिटेल्स थी, क्या इस बार कुछ भी चेंजेस आए हैं क्लाइंट के पेपर्स में, क्लाइंट के प्रोसीजर्स में। ये आप कैसे पता कर सकते हो? उनसे अपडेट्स ले लो, उनसे डिस्कस कर लो, उनको कुछ क्वेरीज मेल भेज दो, चेकलिस्ट भेज दो। आप उनसे जो है अगर कोई भी आया, उनके आरसीएम्स में देख सकते हो कि कोई नया क्या क्या पिछली बार कंट्रोल्स थे, क्या क्या रिस्क थे, इस बार क्या क्या न्यू एड ऑन्स हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या प्रोसीजर्स और एज एन ऑडिटर हमको करने पड़ेंगे टू वेरीफाई दी कंट्रोल्स, टू वेरीफाई दी रिस्क मिटिगेटेड, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट बोलते हैं कि प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेस होता है, डिस्क्रीट फेस नहीं होता है, रेदर एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने स्टार्टिंग में कर दिया ऑडिट स्टार्ट होने से पहले तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, बिकॉज आपकी ड्यूटी वहाँ से शुरू होकर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता और अगली बार का स्टार्ट नहीं हो जाता, वो तब तक चलता रहता है। सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मान लो अगर आपने अभी प्लानिंग कर दिया स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद आपको क्या लगा कि अच्छा अभी मैंने जो सोचा था, मुझे और एविडेंसेस मिले तो लगा अरे नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है और मैंने तो कम रिस्क सोचा था, तो मुझे अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। एंड वी नो कि प्लानिंग चेंज करने से पहले क्या चेंज करना होता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी, राइट। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक कॉन्टीन्यूस फेस होता है, और इसमें बोला गया है कि प्लानिंग जो होता है इंक्लूड करता है नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये बोलते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स हम लोगों को ना प्लानिंग करने से पहले, पूरा प्रॉपर करने से पहले हम लोगों को करने पड़ते हैं। कुछ हमको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बनाने होते हैं। अब मेरे को कैसे समझ आएगा कि एफएस में मुझे क्या क्या करना है, जो भी आ रहे हैं कॉम्पोनेंट्स, इसको कैसे चेक करना है या कितना रिस्क है। सो मैं एक एनालिसिस बनाती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ ईयर टू ईयर ऑन, एंड देखती हूँ कि क्लाइंट से पूछ लेती हूँ बेसिक कि इस बार चेंजेस क्यों आए हैं, मतलब अगर ज़्यादा रिवेन्यू है या फिर समथिंग, तो वो हम लोग डिटेल्स मांगते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो रिवेन्यू यही बोलेगा कि इस बार सेल ज़्यादा हुई है, इस बार पिछली बार कोविड था, इस बार नहीं है, ऐसे करके। तो हम लोग वो सब प्लान्स करते हैं, और ऐसा नहीं कि हमने ये एनालिसिस बना दिया तो इट्स कंप्लीट, आगे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप आगे जाके आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार वो जो हमने पहले देखा था, एनालिसिस बनाया था, वो तो मे बी रॉन्ग भी हो सकता है। तो अब हमें क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। सो क्या हम उसको पुराने वाले को डिलीट कर देंगे, फाड़ देंगे? नो। क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रोसीजर्स की तरह हम लोग रखते हैं कि हमारा प्लानिंग में जब हम कर रहे थे तब हमने क्या क्या ढूंढा था एनालिसिस करते वक्त, और बाद में क्या क्या चेंजेस आए, और फाइनल एनालिसिस हमारा एक एनालिटिकल बनता है जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या वेरिएशन के रीजंस है वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों को एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना होता है, कुछ जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या एप्लीकेबल है, एंटिटी कैसे उस पर कंप्लाई करती है, हमारे ऊपर कौन कौन से लॉज लगते हैं, क्या हम लोगों को एएस लगता है, एनडीएस लगता है, क्या लगता है, और एंटिटी उसको कैसे फॉलो अप करती है, एंटिटी उसको कैसे सही से प्रोसीजर्स को मेंटेन करती है। सो द नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को इसमें और क्या क्या करना होता है, पूरा प्रोसीजर्स करने से पहले मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी होती है। आपको पता है कि मटेरियलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम ऐसे में हम लोग पढ़ते हैं कि हमको मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करनी है, राइट। सो हम लोग जो है मटेरियलिटी वाला हम लोग बाद में सीख लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि हम लोगों को एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने हैं कि नहीं। मान लो कि हम लोग कैसे देखते हैं, अब जैसे कि मुझे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई हम लोगों की मेजर एसेट्स है जिसमें वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, या हमको तो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें तो एक्सपर्ट्स लगेंगे, मैनेजमेंट और एक्सपर्ट लगाया, तो ऑडिटर को क्या लगाना पड़ेगा? ऑडिटर एक्सपर्ट, राइट। और हम लोग अदर क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने हैं, कौन सा हाई रिस्क एरिया रखना है, कौन सा लो रखना है, वो सब हमको डिटरमाइन करना होता है। फिर हमारे पास आते हैं इसमें हमें कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज़ करनी होती है। सबसे पहले प्लान करने से पहले हमें पता है कि स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। स्ट्रैटेजीज़ में क्या होता है? ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट प्लान दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान।
स्ट्रैटेजी बेसिकली एक फ्रेमवर्क होती है जिसके अराउंड हम लोग डीप में एक ऑडिट प्लान बनाते हैं कि हमें ये करना है अच्छे से, ताकि हम लोग अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर सकें। सो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं वो हमें बोला गया है। लाइक हम लोग हमारी एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मान लो आप बोल सकते हो इसमें लिमिटेड रिव्यू है, ग्रुप रिपोर्टिंग है, या फिर स्टार्ट ऑडिट है। सो इट डिपेंड्स कि हम लोग कितना डिटेल में चेक करेंगे, राइट। हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग को हो जाएगा यही कि हमें कैसा रिव्यू करना है, हमें लिमिटेड रिव्यू देना है, हमें कंपोनेंट वाइज ऑडिट करके बताना है। फिर हम लोगों को जो भी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, हमें कितना टीम एफर्ट लगेगा, कितना कितना बजट बनाना है, वो सब हम लोग देखते हैं। लाइक हमें प्रीवियस जो एंगेजमेंट था वो भी सेम मान लो होटल इंडस्ट्री का था, तो अच्छा ये वाला भी होटल इंडस्ट्री का है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं इस लाइन पे वो नॉलेज। फिर हम लोगों को देखना होता है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोगों को क्या क्या करनी है। फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं एक ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में बेसिकली क्या होता है, ऐसे 315 में आप क्या करते हो, एंटिटी को समझते हो, रिस्क को समझते हो। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ऐसे 315 लगाते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, रिस्क को समझते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग 330 पे हम लोग मिटिगेट करने के लिए अपने प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन करते हैं। प्रोसीजर्स कैसे होते हैं देखो देखो प्रोसीजर्स कैसे होते हैं। अब क्लाइंट ने रिस्क लिखा हुआ है, क्लाइंट ने बोला कि उसके अगेंस्ट हमारा ये कंट्रोल है, मतलब एक एंट्री हमारी 2 बार पोस्ट हो सकती है, इसका रिस्क क्या है। कंट्रोल क्या है कि उस एंट्री को डबल क्रॉस चेक किया जाता है कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है, या फिर सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देता है जब उसको अनयूजुअल एंट्रीज लगती है, ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर्स कैसे होता है, प्रोसीजर मान लो कि एट द एंड जो है क्लाइंट अपना चेक करता है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं कि नहीं, उसको अप्रूव करता है कि हाँ ऐसा कोई एरर नहीं है। So as an auditor, what we have done as we can enter 2 invoice at the same time. We can check कि अप्रूवल जैसे लिए गए कि नहीं, मंथ एंड पे सरप्राइज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो हमें पता है कि ऑडिट प्लान जो होता है वो पूरे डिटेल में होता है। ऑडिट प्रोसीजर्स के मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजीज़ हमारा जो है कम होता है। एक हम लोग बेस फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑडिट प्लान इन डिटेल बनता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ईडी मेंबर्स दैट इज़ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को अप्लाई करने होते हैं। फिर हमारा आता है चेंजेस टू दी प्लानिंग डिसीजन। Auditor shall update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit. हमें पता है कि अगर हमें कुछ भी एरर लगा तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पता चला अच्छा यहाँ पे तो ये वाला लॉ भी एप्लीकेबल होता है जो हमें नहीं पता था। मान लो आप नॉर्मली करते हो आप इंडियन क्लाइंट्स, लेकिन आपको लगा कि अच्छा उसके अकॉर्डिंग आपने यूएस क्लाइंट पे या यूएस कॉम्पोनेंट पे प्रोसीजर्स अप्लाई करने की कोशिश की। आपको पता चला कि अच्छा इसमें तो 401 के ऐसे ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो आपने सोचा कि अच्छा इस पर तो और भी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। सो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लिया, उसके लिए हमने एडिशनल चेक्स लगाए कि कैसे करना है, राइट। सो बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन हमको देखना होता है कि हमें क्या कितने प्रोसीजर एक्सटेंड में करने हैं, किस नेचर का करना है, एनालिटिकल्स बनाने हैं, TODs करनी है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, राइट। सो उसके बाद हम लोग जो है इन सबको डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या था, हमारा प्लान क्या था, हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना है सिर्फ चेक करके निकाल दो, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे जो है हमारे को डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है। और मान लो कि कल को आपके ऊपर केस हो गया और आपके क्लाइंट ने बोला कि यहाँ पे कोई फ्रॉड मिला है हमारी एंटिटी में, जबकि ऑडिटर ने चेक किया था और ऑडिटर ने ये चीज़ नोटिस में आनी चाहिए थी, उसने नहीं किया, उसने अपने प्रोसीजर सही से नहीं किए। सो अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम लोग ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं हम लोगों ने पूरा ड्यू डिलीजेंस किया, हम लोगों ने ड्यू प्रोसीजर्स किए एज मैंशनड बाय दी एसेज, राइट। सो हम लोग उसमें अपना बच सकते हैं। और एज अ रिव्यूअर जब हम हमारे जो सीनियर्स होते हैं या समथिंग वो हमारा चेक करेंगे तो उनको भी यही होता है कि हम लोगों ने क्या ऐसे प्रोसीजर्स किए हैं, अप्लाई किए हैं। अगर कोई कंफर्मेशन भेज रहा था तो क्या हमने उसको कंफर्मेशन को ड्यूली भेजा है, उसमें फॉलोअप्स लिए हैं। सो हमको ये सब करना होता है। सो उसमें हमको क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है कि हमने क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स किए, उसके बाद हमने फर्दर प्रोसीजर्स क्या किए। रिस्क असेसमेंट में आपने क्या क्या किया, आपने एनालिसिस किया कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, आपने उसको प्रोसीजर्स डिफाइन किया। फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सब्सटैंटिव टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स वो सब अप्लाई कर दिया। आपके कोई भी चेंजेस आएंगे प्रोसीजर्स के दौरान तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे और आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करोगे। उसके बाद आपको क्या है 220 में भी आपको प्रॉपर ध्यान देना होता है, जो भी प्रोसीजर्स उसमें रिक्वायर्ड हैं। 220 क्या कहता है,
क्वालिटी कंट्रोल। आपको प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स के साथ भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मान लो कि आप अभी आए हो इस क्लाइंट पे इस साल के लिए, पिछले साल तो कोई और था, अब उसकी टर्म 5 साल की थी या 10 साल की थी एज अ फर्म, राइट। सो आपने देखा कि अच्छा उसको तो जल्दी हटा दिया, तो क्या आप ये करोगे कोई बात नहीं हटा दिया तो हटा दिया, हम अपना काम चालू करते हैं? नहीं, आपको डाउट होगा ना, लाइक अगर आपका कोई न्यू बॉयफ्रेंड बनता है तो उसकी क्या कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, अच्छा थी, तो फिर वो कैसे मतलब हट गई या समथिंग, क्यों ब्रेकअप हुआ, समझाने की कोशिश करते हो। सो सेम है और अप्लाइज कि हम लोगों को फ्रॉड वगैरह कुछ सीन ना हो, इसलिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए। 220 में वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मान लो क्योंकि न्यू ऑडिट है और आपको जो है क्वालिटी कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे। आप कोई भी नया क्लाइंट कर रहे हो, क्या वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, क्या हम लोगों के लिए क्लाइंट सेफ़ है, एक्सेप्टेंस हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और में प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक हमने लॉ एंड रेगुलेशंस अगर प्रोहिबिट नहीं करती तो क्या हम उसके प्रीवियस ऑडिटर्स के वर्क पेपर्स देख सकते हैं, क्लाइंट के पास उसके वर्क पेपर्स हैं तो हम विद कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर हमें अलाउड हो कि हम उनके पेपर्स को इन हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने पड़ते हैं। तो क्या हम अब सारी प्रोसीजर्स दोबारा से अप्लाई करें, क्योंकि हम तो थे नहीं उस टाइम पे, या फिर हम ऑडिट रिपोर्ट्स देखें। अब ऑडिट रिपोर्ट्स पे पूरा नहीं अप्लाई करके ऐसे बोलता है कि आप पे अगर अलाउड है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के जो भी रिव्यू वर्क पेपर्स हैं उन उस क्लाइंट ऑडिटर्स के, तो आप वो देख सकते हो अगर अलाउड है तो। अदरवाइज़ आप जनरली क्या करते हो, आप अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो और आपको जो है कुछ प्रोसीजर्स तो चेक हो जाते हैं। मान लो आपने कंफर्मेशन भेजा तो आपने अपने उस बंदे को बोला, पार्टी को, कि कंफर्म दी बैलेंस एज स्टैंडिंग ऑन दी क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, तो आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स आप लगा सकते हो। और क्लाइंट आपको मना नहीं कर सकता, ये हमें ऐसे प्रिस्क्राइब करता है कि अगर हमें क्लाइंट मना करता है कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर हम कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते एज रिक्वायर्ड बाय दी एसएस, तो हमें डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, और अगर हमें फिर भी अलाउड नहीं है तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ओपिनियन और हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी मेजर इशू आया, आपको लगता है कि जो पीएफ का बीच में मान लो चेंजेस आया कि आपको ये कंपोनेंट्स इंक्लूड करके आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, पर आपके क्लाइंट ने उसको नहीं लिया है, आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं नहीं हम तो अगले साल से करेंगे और ये लॉ में अभी भी नहीं आया है, प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है या समथिंग, ऐसा कोई मेजर इशू आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कम्युनिकेट करोगे, उस चीज़ को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करोगे, उस डिस्कशन को आपने कैसे रिजॉल्व किया, क्या फिर फाइनली आपने ओपिनियन बनाया, प्लान्स कैसे चेंज हुए, प्रोसीजर्स कैसे हुए, अगर आपकी चीज़ों को मान लिया तो क्या प्रोसीजर्स आपने अप्लाई किए कि वो चेक करने के लिए, सो वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देन आपका आता है कि आपको करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए। तो आपको कैसे पता चलेगा आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखो, क्या जो हमारा क्लाइंट है उसके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, एएस इंडियस आपका क्या लगता है, आपका एफआरएस लगता है, क्या लगता है आपकी, वो कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करता है, हमको कितना कवरेज करना है, लिमिटेड करना है रिव्यू, हमको स्टैट ऑडिटिंग डिटेल करना है, या फिर एज अ कॉम्पोनेंट वाइज हमको ग्रुप रिपोर्टिंग करनी है। ग्रुप रिपोर्टिंग मतलब हमें पेरेंट को रिपोर्टिंग भेजनी है, हमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें चेक करनी है। मान लो क्यों लिमिटेड चीज़ें, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है एज एन क्लाइंट वो मेरा है अप्रैल टू मार्च, लेकिन मेरी जो ग्रुप कंपनी है उसका जो रिपोर्टिंग पीरियड है दैट इज़ जैन टू दिसंबर। सो क्या होता है कि बेसिकली हमारा रिपोर्टिंग ऐसे बनाई जाती है कि हमारा वहाँ पे जाके कंसोलिडेट हो जाए, राइट। सो एक ऐसे बनते हैं और हम लोग उसके लिए हमको एज अ स्पेशली ऑडिटर्स हमको असाइन किया जाता है कि हम लोग वो जैन टू दिसंबर जो मॉडिफाइड बनाए गए हैं हम उसको वेरीफाई करें, और हम अपनी रिपोर्ट्स जो है जो मेन और पेरेंट के जो ऑडिटर्स हैं हमारे ही कंपनी के हैं मान लो या दूसरे वाले, तो हमको उसको रिपोर्ट भेजनी होती है, तो वो हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों का क्या हम लोग सीएफएस के अलावा हम लोग स्टैंड अलोन पे भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या एंटिटी ने यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किया है, मतलब पेरोल वगैरह हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एडिशनल प्रोसीजर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। हमारे पास क्लाइंट का डाटा कब अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल हो जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, हमको कितना ऑडिट प्रोसीजर्स चेक करने पड़ेंगे, कितने पिछली बार कलेक्ट हो गए थे वो कितना यूजेज में आएंगे, हमारी टाइमलाइन क्या है, हमारा बजट क्या है, हमारी मीटिंग्स अगर रेगुलरली टाइम पे हो रही है कि नहीं, क्लाइंट एफर्ट्स पुट कर रहा है कि नहीं कि हाँ डिस्कशंस टाइम टू टाइम करनी है,
ठीक है। और आपको क्या क्या करना होता है, आपका असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कितने थे, ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने मान लो हायर रिस्क डिटरमाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म की पॉलिसी होती है या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं कि इतने इतने सैम्पल्स हम लोगों को करने चाहिए, तो वो हमें देखना पड़ता है हम लोग को। मेटेरियलिटी लेवल, सो मेटेरियलिटी लेवल कुछ भी हो सकता है। मान लो कि रेवेन्यू हमने सेलेक्ट किया एज अ बेस, उसके ऊपर हम लोग एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं कि अच्छा फॉर्म बोलती है कि 5% तो एप्रोप्रिएट लगेगा ही लगेगा कि बेंचमार्क डिटरमाइन करने के लिए, तो हम लोगों ने वो ऐड किया, उसके अकॉर्डिंग हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है। और उससे हमें क्या होता है, उससे बेसिकली सैम्पल्स वगैरह निकलते हैं। अगर हम लोग मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग हम लोग कर रहे हैं, जैसे MUS बोलते हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैम्पल्स निकलते हैं, सो हमारा वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। सो हमें और क्या क्या देखना है कि हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या हैं, हमारा एंगेजमेंट की बजटिंग कितना है। बजटिंग क्यों मैटर करता है, क्योंकि मैं अपने लगा रही हूँ कि मुझे 1000 आवर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे मान लो कि एज अ सिंपल कॉन्टेक्स्ट हम लोग 1 घंटे का 10 रुपया चार्ज करते हैं। सो 10,000 घंटे के हो गए 10,000 रुपये। तो हमारी जो कॉस्ट है, हमारे जो हम लोग इंडिविजुअल्स को अप्लाई करते हैं, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए देन द रेवेन्यू, अदर हम लोग तो घाटे में आ जाएंगे और क्लाइंट हमें देगा भी नहीं, राइट। सो हम लोगों को क्या असाइनमेंट्स करने हैं, कैसे प्रोसीजर्स करने हैं, कितनी टीम्स लगानी है, प्रीवियस ऑडिट के क्या क्या हमें पता चला था कि अच्छा यहाँ पे ये जो है कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अच्छे से, एक्चुरियल वैल्यूएशन टाइमली रिपोर्ट्स नहीं मिलती, तो इस बार क्या करना है, इस बार क्लाइंट से ऑलरेडी डिस्कस करके रखना है स्टार्टिंग में कि हमें चाहिए रिपोर्ट्स, हम लोग ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, कोई भी नया नया लॉज आए हैं, प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं, इंटरनल कंट्रोल पे कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है हमको, वो देखना है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सैम्पल्स होंगे वो डिटरमाइन किए जाते हैं। ओके। सो अगर आपको इस ऐसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। बाय।